नमस्ते, नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीपीसी में। मैं शंकर कुमार निषाद आज 12th क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूं। आप अगर अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं बिहार बोर्ड का तो मेरे साथ जुड़ जाएं और प्रत्येक दिन मैं आपको एक वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा जो चैप्टर बाय चैप्टर होगा और इसका नोट्स भी आपको पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएगा। तो आज मैं क्लास 12th का नए सत्र के लिए बायोलॉजी क्लास का प्रारंभ करने जा रहा हूं। आप इस क्लास का अच्छा से अध्ययन करेंगे और उसके बाद हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या रिस्पांस रहा इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 12th क्लास। ध्यान दीजिएगा, क्लास 12th का बायोलॉजी का ये कंटेंट्स है। तो पहला जो कंटेंट है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। ये चैप्टर अभी एनसीईआरटी हटा दिया है, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ एक बेसिक जानकारी है जो जानना बहुत ही जरूरी है। आप ये चैप्टर हटा दिया गया है तो जो पहला कंटेंट है, पहला यूनिट है, उस यूनिट में मात्र 3 ही चैप्टर बच गया है। वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। उसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो ये चारों चैप्टर को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और इसका आप नोट्स भी बनाते चलेंगे ताकि आने वाला जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर लिख पाए और अच्छा से अच्छा आपका रिजल्ट हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छा हो, फ्री में हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये पहला चैप्टर का पहला पॉइंट है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का हिंदी होता है जीवन जीवन अवधि। जीवन अवधि ये सवाल है। ये चैप्टर हटा दिया था, फिर भी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जो एक सारांश है, जो एक बेसिक नॉलेज वो प्राप्त हो जाए। ये लाइफ स्पान का जो पहला पॉइंट है, सॉरी इस चैप्टर का पहला पॉइंट है लाइफ स्पान, जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ, द पीरियड फ्रॉम birth to the natural death of an organism represent its life span। लाइफ स्पान क्या है कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होगी और उसके बीच का जो अवधि होगा उसको हम जीवन अवधि कहते हैं। कहने का मतलब कि जन्म लिया बच्चा और जन्म लेने के बाद कुछ दिन तक वो जीवित रहा या लंबे समय तक जीवित रहा, उसके बाद उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। यानी कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक के जो समय होगा उसी समय को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पान कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। मान लीजिए कि आज तारीख है 2/2/2024। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं है कि किसी का जन्म 2/2/2024 को हुआ और यह 2/7/2025 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसके बीच में वो कितना समय तक जीवित रहा, यहां से लेके यहां तक वो कितना समय जीवित रहा, है ना? तो इसके बीच का जो अवधि होगा वही अवधि क्या कहलाएगा? जीवन अवधि, यानी कि लाइफ स्पान कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि लाइफ स्पान क्या, बहुत सिंपल है। किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वही उसका क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है।
अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अंत में मैं आपको ये समय दे दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये बाइलिंगुअल है, दोनों बच्चों के लिए है। अगर आप अंग्रेजी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी ये नोट्स है, और जो बच्चे हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी ये नोट्स है। बार बार ये शिकायत आते रहता है कि अंग्रेजी में सर पढ़ा रहे समझ में नहीं आता है, सर केवल हिंदी में पढ़ाते हैं अंग्रेजी में नहीं पढ़ाते, इसका भी शिकायत आते रहता है। इसीलिए हम लोगों ने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर क्या किया है कि बाइलिंगुअल तैयार किया है दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, एक साथ 2, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री। आप जब जाएंगे मॉल में तो बाय 1 गेट 1 फ्री रहता है, एक लीजिए एक फ्री रहेगा। तो हम सोचे कि चलिए दोनों बच्चों के लिए सुविधा हो, बिहार बोर्ड के लिए भी हो और सीबीएसई बोर्ड के लिए हो, दोनों मीडियम के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। तो पहला पॉइंट समझ गए होंगे कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होती है उसी अवधि को हम लोग, उसी जीवन के अवधि काल को क्या कहते हैं, वो जीवन अवधि कहते हैं। फिर ये कहता क्या है कि इट वेरीज विथ ऑर्गेनिज्म, यह ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वेरी करता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि बिल्ली का जन्म जीवन अवधि अगर मान लेते हैं कि अगर 5 वर्ष है सपोज है, तो कुत्ता का जीवन अवधि बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, उसका 12 वर्ष हो सकता है, ऐसा करके घट सकता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ऐसा ये नहीं। यह जीवों के साथ साथ क्या करता है, बदलता रहता है। हर एक जीव का जीवन अवधि एक जैसा नहीं हो सकता। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है सबका जीवन अलग अलग है। कोई 1 साल जीवित रहता है, कोई 10 वर्ष तक जीवित रहता है, कोई 50 साल भी जीवित रह सकता है। तो मनुष्य और अन्य जीव जंतु तो 50 साल नहीं जीवित रहेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं, कई कई हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं। फिर उसके बाद कहता है इट मे बी एज शॉर्ट एज अ फ्यू डेज और एज लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड ईयर्स। कहने का क्या मतलब है कि यह इसका जो लाइफ स्पान जो होता है जीव का, वह या तो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, या कुछ दिन के लिए होता है, या बहुत लंबे समय के लिए होता है, या कुछ हजार वर्षों तक के लिए भी हो सकता है। लिखा हुआ है कि यह कुछ दिनों जितना छोटा या कई हजार साल जितना लंबा भी ये हो सकता है। तो आपने समझ लिया कि यह अलग अलग जीवों में जीवन अवधि भी क्या होता है, अलग अलग होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आगे आपको बता, आगे देखिए, लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली correlated with their size। जीवों के जो जीवन काल का उनके आकार से कोई संबंध नहीं होता है। अगर किसी जीव का आकार बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, जैसे इस धरती का सबसे बड़ा प्राणी हाथी है, अफ्रीकन हाथी। जल में रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी क्या है, ब्लू व्हेल है। और पक्षी में अगर देखें तो सबसे बड़ा कौन है, तो वो शुतुरमुर्ग है। तो ऐसा नहीं कि उसका जीवन अवधि बहुत बड़ा होगा और जो चींटी जो सबसे छोटा प्राणी है उसका कम होगा, तो ऐसा नहीं है। और पक्षी में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग, उसका जीवन अवधि अगर देखें और तोता का जीवन अवधि देखें तो दोनों में बहुत वैरी करेगा। तोता 200 वर्ष तक जीवित रहता है, 140 वर्ष तक जीवित रहता है। तो बहुत अलग अलग जीवन अवधि आपको हो सकता है। द साइज ऑफ क्रोज, जैसे एक उदाहरण दिया है कि द साइज ऑफ क्रोज, कौवा का जो जीवन अवधि है वो 15 साल के लिए होता है। एंड पैरोट्स 140 ईयर्स, 140 वर्ष के लिए होता है। आर नॉट वेरी डिफरेंट एट देयर लाइफ स्पान शोज अ वाइड डिफरेंसेस। कौवे का जो जीवन अवधि है वो तोते के जीवन अवधि से थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उसके आकार में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों का आकार लगभग सेम आपको देखने को मिलेगा। कौवे का आकार और तोते का आकार दोनों सेम है, लेकिन उसके जीवन अवधि में क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए अगर आपसे पूछे कि जीवन अवधि का आकार से क्या संबंध है, तो आकार से कोई संबंध नहीं है ना। क्या सभी जीव का जीवन अवधि एक ही होता है, तो नहीं, अलग अलग होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप इस चित्र में कुछ एनसीईआरटी बुक्स में जो कुछ चित्र था उसमें एक जीवन अवधि दर्शाया हुआ है। जैसे आपको अगर पूछ दे कि हाथी का जीवन अवधि कितना होता है, तो ये 60 से 90 वर्ष के लिए होता है।
हॉर्स का जीवन अवधि कितना हो सकता है? तो यह 60 वर्ष के लिए होता है, 60 वर्ष, ये ध्यान रखना है आपको। वही अगर आपको पूछ दे कि तोता का जीवन अवधि कितना होता है, तो 140 वर्ष के लिए होता है। और रोज का कितना होता है, गुलाब का, तो 5 से 7 वर्ष के लिए होता है। ये आपसे पूछ देता है किसी किसी का जीवन अवधि। इसके बाद बटरफ्लाई का कितना होता है, तो 1 से 2 सप्ताह के लिए होता है। जो बटरफ्लाई है 1 से 2 सप्ताह के लिए, 2 हफ्ते, एनसीईआरटी में 2 हफ्ते लिखा हुआ है। बनाना का कितना होता है, तो 25 वर्षों के लिए होता है। ये चित्र दर्शाया हुआ है, तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे किताब में कि कुछ का चित्र में उसका जीवन अवधि दिया हुआ है और कुछ का दिया हुआ नहीं है। वही बनियान ट्री का कितना होता है, 180, तो इसको आप याद रखिएगा, 150 से 200 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद क्रोकोडाइल का कितना होता है, तो ये 60 वर्ष तक का इसका जीवन अवधि होता है। वही आपको अगर पूछ दे कि धान गेहूं का कितना होता है, ये तो 3 से 4 महीने के लिए होता है ना। फ्रूट फ्लाई का 2 सप्ताह के लिए होता है, फ्रूट फ्लाई का। कौवा का जीवन अवधि जो है वो 15 वर्ष के लिए होता है। और कुत्ते का जो जीवन अवधि है वो 25 से 30 वर्ष के लिए होता है। तो ये अलग अलग जो जीवन अवधि है वो आपको दर्शाया हुआ है, ये आप देख लेंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे है कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ biological process by which an organism gives rise to young ones similar to their itself। जनन क्या है, तो प्रजनन जो है एक जैविक प्रक्रिया है। अगर जैविक प्रक्रिया अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। जैविक प्रक्रिया, तो जैविक का क्या मतलब होता है, तो जैविक का मतलब होता है जीव। जैविक मतलब क्या होगा, जीव। और प्रक्रिया का मतलब होता है कोई भी काम, काम कर सकते हैं या क्रिया कर सकते हैं, है ना। तो जीव के द्वारा जो क्रिया किया जाता है वह क्या होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है ना। बायोलॉजिकल प्रोसेस इसको हम बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जीव के द्वारा। या जीव के द्वारा क्या क्या हो सकता है, जनन की प्रक्रिया हो सकती है। पोषण आपने पढ़ा होगा, पोषण जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। प्रचलन जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। परिवहन जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ये सब क्या है, जैविक प्रक्रिया है। इसके अलावा श्वसन क्या है, जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो जीवों के द्वारा जो भी क्रिया किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जैविक प्रक्रिया कहते हैं। तो प्रजनन भी जैविक प्रक्रिया है, जीव के द्वारा किया जाता है। केवल मनुष्य ही नहीं, प्रजनन में आप देखेंगे हर प्रकार की प्राणी, चाहे वो छोटा प्राणी हो बड़ा प्राणी हो, वो सब जनन करते हैं। चींटी असंख्य अंडे को धारण करती है, फिर उसमें से वो नया चींटी बाहर आता है। मकड़ा हो, मछली हो, ये पक्षी हो, धान हो, या हर प्रकार की जो वनस्पति आपको देखने को मिलेगी, सब में प्रजनन करने का गुण होता है। सब अपने जैसे नए जीव को जन्म देते हैं। ये कह रहा है कि प्रजनन को एक जैविक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके द्वारा एक जीव क्या करता है, अपने जैसे बच्चे या संतान को क्या करता है, वो जन्म देता है। ये ध्यान देना है, जन्म देता है। तो अपने जैसे नए संतति को जन्म देना क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। या अपना प्रोजीनी बनाना, अपना प्रोजेनी बनाना क्या कहलाता है, प्रोजेनी बनाना क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। ये भी ध्यान रखना है। अपने संख्या में वृद्धि करना क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि। तो आप कई प्रकार से जनन का परिभाषा याद रख सकते हैं। अपने संख्या में वृद्धि करना जनन कहलाता है। अपना प्रोजेनी बनाना मतलब अपने जैसा बनाना जो है जनन कहलाता है।
या अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। कई परिभाषा, केवल किताबी परिभाषा पर आप डिपेंड नहीं रहिए, आप अपने मन से भी परिभाषा बना सकते हैं। दूसरी क्या है पॉइंट, द ऑफ स्प्रिंग्स ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न produce new offsprings, thus there is a cycle of birth, growth and death। संतान क्या करती है कि जब वो जन्म लेती है तो वो बढ़ती है, बढ़ने के बाद वो भी परिपक्व हो जाती है, फिर वह धीरे धीरे उसमें बदलाव आ जाती है और वो भी क्या करता है, नए संतान को जन्म दे देती है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि और मृत्यु का जो चक्र है वो चलते रहता है। एक छोटा बच्चा जन्म लिया, वो धीरे धीरे वो भी बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद क्या किया, उसमें भी गुण आ गया तो वो भी नए बच्चे को जन्म दे सकती है। यानी कि वो क्या होता है, पहले वो जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद वो क्या करता है, वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के बाद वो परिपक्व हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, और जैसे वो परिपक्व हो जाएगा तो भी जन्म देने के लिए तैयार हो जाता है, वो भी जन्म देता है, और जन्म देने के बाद धीरे धीरे उसमें प्रजनन करने की क्षमता घट जाती है। तो जन्म, वृद्धि, परिपक्व और फिर से जन्म, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये जीवों का एक गुण है। आगे देखिए, प्रजनन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियों की निरंतरता को सक्षम बनाता है। प्रजनन के दौरान आनुवंशिक भिन्नता विरासत में मिलती है। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि प्रजनन क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। हम जन्म लिए थे, हमारे पीछे हमारे माता पिता, ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया। अब ये मेल है, ये फीमेल है, एक नर एक मादा, ये दोनों के परस्पर सहयोग से एक संतान उत्पन्न, फिर एक संतान उत्पन्न हुआ, फिर इधर एक माता पिता होंगे, ऐसा जान लो। लल्लू सिंह बना दिए हैं, चित्र से ज्यादा है कि आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दें। देखिए इसके भी मिलन से एक संतान उत्पन्न होंगे, ये देखिए। तो हमारे यहाँ भारत में सभ्यता है कि मनुष्य का क्या होता है, विवाह होने के बाद भी वो समाज में बच्चे को जन्म दे सकते हैं। अगर बिना विवाह के ही अगर बच्चा अगर जन्म लेते, समाज उसको कई कई सारा बात कह सकता है, फिर आपके समाज में रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे मनुष्य जाति को छोड़कर दूसरा जाति में विवाह का कम प्रक्रिया है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं, रीति रिवाज पहले से बना हुआ है। लेकिन अभी भी आप देखिएगा बड़े बड़े जो फिल्म इंडस्ट्री है या क्रिकेटर है, हाल ही में अभी देखिएगा तो सबका पत्नी सब छोड़ छोड़ के भाग रही है। अब पता नहीं क्यों भाग रही है, कारण दूसरा हो सकता है, ये बात हम नहीं कर सकते, कटाक्ष हम करना नहीं चाहते। लेकिन आप देखिएगा कि बड़े बड़े जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो खिलाड़ी लोग हैं, वो सबका जो है पत्नी सब छोड़ छोड़ के जा रहा है दूसरे के पास। लेकिन हमारे इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक परिधान है कि हमारे यहाँ समाज है, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहना पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ रीति है विवाह करने का, विवाह के बाद ही संतान उत्पन्न होता है। ऐसे ये कोई नियम नहीं है कि ब्याह के बाद संतान होगा, बिना ब्याह के भी संतान हो सकता है ना। तो यहाँ आप देख लीजिए कि एक पेरेंट्स यहाँ है और एक पेरेंट्स यहाँ है, तो दोनों पेरेंट्स यानी कि ये दोनों पेरेंट्स के सहयोग से क्या हुआ, एक संतान यहाँ हो गया, इन दोनों के सहयोग से एक संतान यहाँ हो गया। फिर जब ये दोनों का विवाह अगर होगा तो इसके सहयोग से भी एक नया संतान उत्पन्न होगा। तो ये आपको लगातार चलती रहे, ये प्रक्रिया जो है लगातार चलती है। ये तो कह रहा है कि प्रत्येक जीव में जो है गुणन करने
और संतति उत्पन्न करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ये बात ध्यान रखना, ये विरासत में मिलता है। तो ये प्रजनन क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। प्रत्येक जीव ने गुणन करने और संतति उत्पन्न करने, या तो ऐसा मिस्टेक है, गुणन होगा, गुणन, प्रत्येक जीव ने गुणन करने और संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी स्वयं की क्रिया विधि विकसित की है। प्रत्येक जीव में एक है गुण कि वह गुणन कर सकता है और अपनी संतान उत्पन्न कर सकता है। जीव का आकार, आवास, इसका आकारिक, आंतरिक, शरीर विज्ञान और कई अन्य कारक सामूहिक रूप से क्या करते हैं, इसके लिए उत्पादन के लिए जिम्मेवार होते हैं। आगे देखिए, अब है प्रजनन की विशेषताएं, है ना, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका एक आधारीय गुण क्या है, इसको जानिए कि पर सभी जीव जनन करते हैं। प्रजनन के तरीके अलग अलग जीवों में अलग अलग होते हैं, हालांकि सभी मोड में कुछ सामान्य बुनियादी विशेषताएं होती है ना। प्रत्येक जीव में जनन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो दोनों में समान होती है। जैसे डीएनए का प्रतिचित्र, यह प्रजनन का आणविक आधार है। प्रत्येक जीव में यह ध्यान रखना है कि रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, दिस इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रत्येक जीव में क्या है, ये गुण जो है आपको देखने को मिलेगा कि पेरेंट्स का जो डीएनए है वो रिप्लिकेट करके, द्विगुणन करके उसके संतति में आता है। आगे देखिए, इसके अलावा जब जनन की प्रक्रिया होती है तो उसमें एक गुण क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। केवल माइटोटिक और अर्धसूत्री विभाजन दोनों होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे आपको जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। माइटोटिक मतलब सूत्री विभाजन, या इसको आप समसूत्री भी बोल सकते हो। समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन दोनों, यानी कि जब जनन की प्रक्रियाएं होंगी तो उसमें दोनों विभाजन होगी कोशिका की, समसूत्री विभाजन भी होगा और अर्धसूत्री विभाजन। अब समसूत्री में क्या है, मान लीजिए कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना है, 46। तो समसूत्री में क्या होगा कि एक कोशिका अगर है और इससे अगर दो कोशिका बन रही है तो उसमें भी गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए, समान अगर होता है तो इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा कि अगर मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या क्या है, 46 है, और इससे बनने वाला जो कोशिका होगी उसमें जनक कोशिका की अगर आधी अगर गुणसूत्र अगर होती है, 23 अगर हो जाएगा तो इसको बोलते हैं अर्धसूत्री। मतलब जो गुणसूत्र उसकी संख्या में बंटवारा हो जाता है, आधा हो जाता है। तो जब जनन होता है तो क्या होता है, गैमिट का निर्माण होता है, आगे चल के पढ़ाएंगे नहीं, गैमिट का निर्माण होता है। और ये गैमिट में एक आएगा क्या, मेल गैमिट आएगा, एक फीमेल गैमिट, यानी कि एक स्पर्म होगा और एक ओवा का निर्माण होगा। तो जब मेल और फीमेल में अलग अलग, चूंकि गुणसूत्र अलग अलग गैमिट्स बनते हैं, स्पर्म और ओवा, तो ओवा जो है फीमेल में बनती है और स्पर्म जो है मेल में। तो जब ये ओवा और स्पर्म का फॉर्मेशन होगा उस समय जो यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसके फलस्वरूप ये निर्माण होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें जो है माइटोटिक ही डिवीजन होती है,
उसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। तो यह जनन का गुण है कि जब भी जनन की प्रक्रियाएं होंगी तो उससे पहले क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा। तो कोशिका का विभाजन कहाँ होगा, केवल गैमीट को बनाते समय। देखिए अब आगे देखिए, प्रजनन का साइटोलॉजिकल आधार है। प्रजनन क्या है, साइटोलॉजिकल आधार है, मतलब इसमें कोशिका का एक विभाजन होता है। प्रजनन का जो इकाई है वो गठन है। प्रजनन निकायों का संतति में विकास होता है। यह ध्यान क्या देना है कि डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज इनटू ऑफस्प्रिंग। जब संतान जब जन्म लेती है तो उसके अंदर में भी जनन करने वाली जो गुण है वो भी क्या होती है, डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब आगे है प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के कितने प्रकार हैं, तो अब ये जो क्लास है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। हम आपको पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाएंगे। ये चैप्टर का कुछ जो मैंने आपको पढ़ाया, लाइफ स्पान क्या है, प्रजनन क्या है, लाइफ स्पान में कई जीवों में जो है हमने उसका जीवन अवधि को देखा। और आगे जब हम अगले दिन जब पढ़ाएंगे तो यहीं से पढ़ाना शुरू करेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल से आप जुड़े और हमारे प्रत्येक वीडियो का आप इंतजार करें, या आप जो है हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छी बात है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप नहीं किए हैं, पहली बार आप हमारे चैनल से अगर जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे, है ना। धन्यवाद।